ये वर्तमान दौर की सियासत का वो रंग है जो कि देश में राजधानी दिल्ली की बॉर्डर पर भी नजर आता है और भारत के दिल मध्य प्रदेश में भी तरह तरह के सियासी चक्रव्यूह रच जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश में जारी किसान आंदोलन की। क्या वाकई में केंद्र की मोदी सरकार ने जो तमाम किसान कानून तैयार किए हैं उसकी खिलाफत के लिए इतनी लंबी लड़ाई जरूरी है? कहीं इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं? और अब जब जन लोकपाल बिल की लड़ाई लड़ने वाले अन्ना हजारे भी मैदान में उतर गए हैं, अनशन पर उतर आए हैं, ऐसे में क्या वाकई में देश में किसान आंदोलन प्रासंगिक नजर आता है? आज हम बात करेंगे इस गर्मा गर्म मुद्दे पर। हमारे साथ मौजूद रहेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और मीडिया विभाग के अध्यक्ष पूर्व मंत्री श्री जीतू पटवारी। जीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मूल रूप से खुद एक किसान हैं, किसानों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। किस तरह से देखते हैं इस देश में चल रहे आंदोलन को? कहीं इसके पीछे कोई राजनीति तो नहीं छुपी है? नहीं, बात देश के प्रधानमंत्री के भरोसे की है। बात है कि देश के प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि जितनी लागत लगती है उससे 50% और उसमें डाल के इसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने जब मुख्यमंत्री थे तब उस समय की सरकार को आगाह किया था कि इस देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहना चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहते हुए अलग बात करते थे, देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद अलग बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं 2020 तक डबल इनकम किसानों की कर दूंगा, जो थी उससे घट गई। अब देश के किसान उनसे पूछते हैं आपने 7 साल में क्या दिया इस देश को, तो नरेंद्र मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है। संगूफ है, अलग अलग तरह की बातें हैं, अलग अलग रोज़ विवाद खड़े करने हैं। मैं एमपी न्यूज़ के माध्यम से देश की प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूं या आपको ये मेरे विचार देना चाहता हूं, इतना बड़ा बहुमत, इतनी शिद्दत से देश के लोगों ने 2 बार देश के प्रधानमंत्री को दिया। ऐसे में तो देश में सुकून आना चाहिए, समृद्धि आना चाहिए, संपन्नता आना चाहिए, स्थिरता आना चाहिए। जिस दिन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, उस दिन से कभी सराफा व्यापारी विरोध में, कभी कपड़ा व्यापारी विरोध में, कभी ST/SC की लड़ाई, कभी छात्रों से लड़ाई, कभी अब किसान आंदोलन। स्थिरता ही नहीं है, देश में असंतोष है, पूरे देश की आर्थिक स्थिति चरमरा गई। अब ये किसानों से जहाँ पे सबसे ज़्यादा सरकार को आवश्यकता होती है उनके सहयोग की, तब उनमें उनको हम समृद्ध कर पाएंगे, उनसे बदला लेने लगे। क्या कारण है कि जिसके लिए किसानों का आंदोलन इतना बड़ा किया जा रहा है, उस किसान से, किसी संगठन से इतना बड़ा कानून बनाने से पहले एक बार बात नहीं की गई? क्या कारण है कि संसद में बहस नहीं की गई? क्या कारण है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात नहीं की गई? क्या कारण है कि राज्यों के कृषि मंत्रियों से बात नहीं की गई? क्या कारण है विपक्ष के दलों से बात नहीं की गई? और कोरोना में जब सब सुन्न पड़ा था, ठप पड़ा था, जब सिर्फ एक जीवन को चलाना और मानवता की रक्षा की बात थी, तभी ये कानून क्यों लेके आए? जो 80% किसान आबादी को प्रभावित करता है, उस कानून को बिना चर्चा से उनका भला करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। फिर 60 दिन तक वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं, कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया, ये कह रहे हैं कि इस कानून को समाप्त करो, नए सिरे से फिर चर्चा करके लाओ। कोई ये थोड़ी कह रहा है कि देश की सरकार हमारी है। देश की सरकार के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है। इस देश के प्रधानमंत्री देश के होते हैं, किसी पार्टी के नहीं होते। तो नरेंद्र मोदी हिटलर क्यों बनना चाहते? लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो कि सत्तारूढ़ दल है, वो तो कह रही है कि बिचौलियों का आंदोलन है। इसमें मूल रूप से किसान तो है ही नहीं, इसमें वो लोग हैं जो कि आड़त परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, वो लोग हैं जो कि मंडी में सीधे तौर पर ब्रोकरशिप का काम करते हैं। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अगर ये अड़तिए हैं, बिचौलिए हैं, तो क्या रहे हैं कि समर्थन मूल्य की गारंटी की 900 पन्ने की आपके कानून में एक लाइन लिख दो। क्यों नहीं लिखी जा रही है? वो क्या रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जब बात हो तो किसान को कानूनन हक मिले कि वो अदालत में जा सकता है, ये एक लाइन लिख दो। क्यों नहीं लिखा जा रहा है? जब ये कहते हैं, किसान ये बात करते हैं कि आप स्टॉक लिमिट आप घटा रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, समाप्त कर रहे हो, तो फिर कालाबाजारी होगी। जब किसान की फसल मार्केट में आएगी तो समर्थन मूल्य की क्या गारंटी? वो किसान कह रहे हैं कि आप नई मंडी, प्राइवेट मंडी बना रहे हो, तो फिर समर्थन मूल्य देगा कौन? वो एजेंसी क्या, किससे लेने जाएगा किसान? सरकारी मंडी थी, सरकारी किसानों से चुने हुए लोग आते थे, उनकी जवाबदेही होती थी, जवाबदेही के बाद उत्तरदायित्व होता था, चुनाव होते थे, पार्टियां उससे जुड़ती थी, लोकतंत्र बनता था। कहीं न कहीं एक दूसरे से हम आंदोलन करके झगड़ लेते थे। इस कानून में ऐसी व्यवस्था ही नहीं। तो क्या कारण है भाई? नरेंद्र मोदी जी एक बार भी ये देश को नहीं बता पाए कि मैंने समर्थन मूल्य देंगे।
पर लिखेंगे नहीं। और हम समर्थन मंडियाँ बनाएंगे पर सरकारी मंडी कैसे चलेगी इसकी गारंटी नहीं देंगे। स्टॉक लिमिट खत्म कर देंगे पर जब मंदी और तेजी आएगी तो 200% जब तक ना हो फसलों का दाम तब तक सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये क्या होता है भाई? आप ये बताओ 10 रुपए की चीज़ जब 20 रुपए के बाद होगी तब देश की सरकार हस्तक्षेप करेगी उन व्यापारियों के लिए, उन उद्योगपतियों के लिए। ऐसा क्यों? आपसे मेरा सवाल है, आप सर्च करो, MP न्यूज़ एक बहुत जवाबदेही चैनल है। आज क्या कारण बना कि देश में इससे पहले 2014 से पहले मीडिया के जो रिपोर्टर जाते थे उन पर कोई गाली गलौज करता था? ये आपके लिए, मीडिया के लिए प्रश्न खड़ा करता है, देश के लोकतंत्र के लिए प्रश्न करता है, हम लोगों के लिए करता है। आप ये बताओ, रिपोर्टरों को गाली दी जा रही है, रिपोर्टरों को भगाया जा रहा है, रिपोर्टरों की हालत ये हो गई कि वो अपना माइक छिपा छिपा के बात करते हैं। ये क्यों हुआ भाई? ये इसलिए हुआ कि इस देश में नरेंद्र मोदी ने एक नई दिशा दी देश को। ये दिशा दी कि जो चौथा स्तंभ कंट्रोल करता था, विपक्ष को ताकत देता था, जो मीडिया था, जर्नलिज्म था, उसको सवालों के घेरे। चलिए, जर्नलिज्म पर बाद में आते हैं, लेकिन यहाँ पर विरोध का जो तरीका अपनाया जा रहा है जीतू जी, वो बड़ा ही आपत्तिजनक कहा जाएगा। जिस तरह से लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे को हटा करके खालिस्तान का जो है झंडा लहरा देना, क्या इसे आप जायज़ मानते हैं? एक राजनेता होने के नाते नहीं, बल्कि एक इस देश के युवा जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आप क्या मानते हैं? तिरंगे को हटाना कितना जायज़? भारतवर्ष में कोई भी भारतवर्ष का नागरिक कहीं वर्ल्ड में किसी भी जगह रहता है, वो किसी और देश की भी उसने नागरिकता ले ली है, तब भी तिरंगे का सम्मान, तिरंगे की रक्षा, तिरंगे की सुरक्षा सबका दायित्व नहीं, अपने खून से सींच कर भी तिरंगे को अपने सर माथे पे लगाने का हम सबका मौलिक अधिकार है, दायित्व है। मेरा मानना है कि देश के प्रधानमंत्री, सरकार 60 दिन से जो लोग वहाँ आंदोलन कर रहे थे, ये फेलिवर उस सरकार का है कि नहीं कि ये परिस्थितियाँ निर्मित क्यों हुई? लेकिन ये नरेंद्र मोदी का फेलिवर है या नहीं है? ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए। किसने रोका इस सरकार को? राष्ट्रध्वज का किसने रोका? किसने की प्राचीर पर आतंक फैलाया? ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए या नहीं? मैं तो जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए, पर इस सरकार को रोका किसने दंडित करने से? ये सरकार दोषी है ना, उसकी जितना दोष उनका है उतना ही दोष सरकार का है। मतलब कि आप पूरी जिम्मेदारी सरकार की 100%। जब सरकार बनती है तो अच्छे का भागीदारी भी उसी की होती है और फेलिवर का भागीदारी भी उसी की होती है। तो मैं मानता हूँ इस पूरे परिदृश्य के पीछे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और इस देश की सरकार का फेलिवर है। चलिए, सरकार का फेलिवर है। किसान आखिर हमारे देश में हमेशा से कहा गया है, देखने में आया है कि राजनीति में केंद्र का विषय रहा है। कई सरकारें किसानों ने बनाई हैं, कई सरकारें किसानों ने गिरा भी दी हैं। देश में भी किसान आंदोलन चल रहा है और मध्य प्रदेश में भी जो तख्ता पलट हुआ, जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उसमें किसानों की भूमिका निकल कर आई। जब आपकी सरकार बनी, आप सरकार में मंत्री थे, बड़े ओहदे पर रहे, आपने किसानों की कर्ज माफ़ी की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना तैयार की। उसी योजना के आधार पर फिर उपचुनाव हुए। उपचुनाव में जब आपको मौका आया, जब इन्हीं किसानों के जरिए वोट पाने की बारी आई, तो कांग्रेस आखिर क्यों पीछे रह गई, क्यों फ्लॉप हो गई? आपको क्या लगता है? लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर। हमारी सरकार गिराई गई, सरकार हमारे में से ही कुछ लोग बिके या कुछ लोगों ने अपने आत्मीय संतुलन को बेचा। मैं मानता हूं कि ऐसी परिस्थिति में चुनाव हुए, जनता के बीच में गए, जनता ने अपना मैंडेट दे दिया। राजनीति में जनता ही माए बाप होती, जो बोला उनने हमें सर माथे पे। मैं मानता हूं हमारी योजना थी किसान को संबल देने की, हमारी योजना थी किसान को ताकतवर बनाने की। हमने कहा था 2 लाख तक का कर्ज माफ, बिजली का बिल हाफ, हमने किया था। आज किसानों के बिल क्या आ रहे हैं किसान समझ रहे हैं। जो मेरी बात सुनेंगे इस टेलीविज़न से, इस टीवी से, इस चैनल से, जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपके घर का बिल क्या आता था, आपके खेत का बिल क्या आता था, आज क्या आ रहा है? तो शिवराज के भाषण दिखते हैं कि उन्होंने पहले क्या बोला था और अब उनकी करनी क्या है। लेकिन वोट क्यों नहीं मिले? वोट क्यों नहीं मिले? मैंने कहा कहाँ कमी रह गई? जो जीता वो सिकंदर, जनता ने जो कहा वो सर माथे पर कमलनाथ जी ने कहा था हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 26,57,000 किसानों का कर्ज माफ किया। विधानसभा में शिवराज सिंह जी की सरकार ने उसको स्वीकार किया। आगे 3 महीने हमारी सरकार और चलती तो हम 2 लाख रुपए तक के सबके कर्ज माफ करते। नहीं चली, जनता ने कहा कि अब जो बच गए वो बच गए, तो हम एग्री हैं, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, हम तैयार हैं, दिमाग हमारा स्पष्ट है, मध्य प्रदेश समृद्ध बने।
अच्छा जीतू जी, बताइए कि आपकी पार्टी ओल्ड इज गोल्ड इस नारे पर ही क्यों चलती है? बीजेपी तो नई हो गई, नए प्रदेश अध्यक्ष भी आ जाते हैं, नई टीम भी बनती है, बड़ी बेबाकी से नए युवा चेहरों के युवा पौध को आगे लाया जाता है, और आपकी पार्टी में तो नए युवाओं को आगे आने का मौका ही नहीं मिलता है, ऐसा क्यों? हमारी पार्टी में अगर नए लोगों को मौका नहीं मिलता तो 70% विधायक हमारे 40 साल 45 साल से नीचे के हैं, फिर ये कहाँ से आ गए? अगर हमारी पार्टी में नए विधायकों को मौका नहीं मिलता तो जो कमलनाथ जी ने मंत्रिमंडल बनाया था 80% मंत्रिमंडल 40 साल से नीचे का था, सबसे युवा मंत्री। नेतृत्व की बात फिर अगर हमारी करने की भूमिका में क्यों नहीं आ अगर पाते? नेतृत्व नहीं होता तो राहुल गांधी से युवा नेता, युवा देश के किसी भी राजनीतिक दल में, देश के नहीं विश्व के किसी भी राजनीतिक एजेंडे में आज भी राहुल गांधी युवा है, मतलब हाँ, तो नहीं, सबसे पहले उनको जब कमान मिली थी वो 38 साल के थे। हाँ, मतलब आज वो भी आपकी नजर में सचिन पायलट 38 साल से कम के थे, ये ज्योतिराज लेकिन सिंधिया जी देश का भाग युवा गए, क्यों ये नहीं यंग है? थे। नहीं, देश का युवा क्यों नहीं है फिर आपके साथ? चलिए, आपकी पार्टी में इतने युवा अगर हैं, सब कुछ है, तो देश का युवा क्यों नहीं खड़ा है कांग्रेस? देश का युवा अगर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं खड़ा होता तो 7 साल ही नरेंद्र मोदी को हो, उससे पहले 10 साल हमारी सरकार कैसे चलती? देश में जो परिवर्तन आती है, जो साइकिल चलती है, जिन परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, लोगों ने कहा यार नया परिवर्तन देना चाहिए, नए लड़कों ने कहा, उन्होंने कहा मैं $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा, लोगों ने भरोसा किया। उन्होंने कहा कि इस देश में जो करप्शन हुआ कांग्रेस पार्टी ने किया, उसका काला धन विश्व में है, हम लेके आएंगे, 15 लाख महेंद्र जी के खाते में डालेंगे। अब महेंद्र जी सवाल करते हैं, उनका रिपोर्टर करता है, उनका आपके विषय नहीं, देश की जनता, आप देश की जनता, आप इस देश की जनता है, मैं देश की जनता हूँ, आप देश के युवा हैं। तो ये कहा था, उस पर बात ही नहीं हुई। नरेंद्र मोदी ने कहा था लाल आंख करके दिखाऊंगा, नए लड़कों ने भरोसा किया, हमने किया, देश की जनता ने किया। आज क्या चाइना के हालात, मध्य प्रदेश के और नेपाल ने कहा नक्शा बदल दिया हमारा। आपकी पार्टी में मेरा कहने का अर्थ ये है, महेंद्र जी, आपने युवाओं का प्रश्न किया, इसीलिए युवाओं ने जो भरोसा किया था नरेंद्र मोदी जी पे, 7 साल में एक भी काम जो नरेंद्र मोदी जी ने 2013 और 2014 के चुनाव के दौरान कहा था अगर पूर्णता लादी हो, संगुफे, बमबाजी और जुमलेबाजी में देश के परिवार के लोग आए, पर काम कितना हुआ? काम ये हुआ कि देश की 10 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था में देश के सार्वजनिक उपक्रम, आपके परिवार ने, पूर्वजों ने, पिता ने, माता ने जो संपत्ति इकट्ठी करी थी आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, देश के भविष्य, वो बेच दी। ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने किया। 54,000 करोड़ रुपए का कर्जा था इस देश में, ये 54,000 करोड़ रुपया 4,42,000 करोड़ रुपए पे 7 साल में पहुंच गया। ये नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को दिया। इस देश को दिया उन्होंने, देश में अशांत, हर वर्ग अशांत, युवा अशांत, व्यापारी अशांत, किसान अशांत, एक वर्ग ऐसा नहीं जो शांति से अपना जीवन यापन करता हो। ये नरेंद्र मोदी जी का 7 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कहने का अर्थ, मैं आपको सवाल इसी में जोड़ रहा हूं। युवाओं ने उनकी बात पे भरोसा किया था, रिजल्ट ये है, अब युवा अपना निर्णय लेंगे। चलिए, नरेंद्र मोदी जी पर तो आपने इतने सारे आरोपों की बौछार लगा दी। राहुल गांधी ने क्या किया, क्या दिया देश को? राहुल गांधी ने क्या दिया कांग्रेस पार्टी ने? और यदि इतने वक्त आप विपक्ष की भूमिका में थे तो क्या देश में कहीं विपक्ष नजर आया आपको? आप कहते हैं युवाओं की बात कर रहे हैं, तो कहाँ दिया? राहुल गांधी जी ने क्या दिया? चलिए बताइए। राहुल गांधी जी के सांसद होते हुए, उनकी सरकार होते हुए भूमि अधिग्रहण अधिनियम आया, सूचना का अधिकार उनकी माता जी और कांग्रेस की सरकार के रहते हुए आया, खाद्यान्न भोजन की गारंटी आई, बच्चों को जो शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भोजन मिलता है वो आया। इस देश में RTI का जो प्रोसेस था, जन लोकपाल की प्रोसेसिंग थी, वो कांग्रेस पार्टी ने उनके रहते हुए करवाई थी। इस देश की इतनी बड़ी इकोनॉमी देश ने दी, इस देश कांग्रेस ने दी। इस देश में जितने आज आप, हम और हमारे बच्चे समृद्धि की आशाओं और अभिलाषाओं को देखते थे, सुई से लेके यहाँ तक कांग्रेस पार्टी लेके आई। कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया, मान दिया, इस देश का सर मस्तक विश्व में ऊपर रखा। राहुल गांधी, यही तो आपका सवाल का उत्तर तो लो, आपने पूछा कांग्रेस ने क्या दिया, विपक्ष की भूमिका तो मैं 1 घंटे तक, एक मिनट महेंद्र जी, 1 मिनट, जहाँ तक कांग्रेस ने क्या दिया, 1 घंटे तक ये कैमरा चलता रहेगा और मैं बताता रहूंगा, तब भी नहीं समाप्त होगा कांग्रेस ने क्या दिया। यहाँ से वहाँ तक कांग्रेस ने दिया। बीजेपी ने तो इस देश में सिर्फ नफरत दी, घृणा दी, बंटवारा दिया, भाईचारा समाप्त किया। ये एक चीज। दूसरी बात राहुल जी की, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने कोई
पद पे नहीं रहे, उसके बाद भी सारी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए अपने आप पे लिया। रोज विपक्ष की भूमिका नहीं निभाते, तो कोरोना से आने से पहले वो सरकार को सजग कैसे करते? सरकार ने बात मानी, अर्थव्यवस्था लेट जाएगी। कोरोना से पहले उन्होंने कहते थे, भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष का नेता ही करता है ना। उन्होंने इस देश को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 72,000 की ऋण माफी, किसानों और युवाओं के लिए हर वर्ग को पैसा डालो। उन्होंने एक योजना, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हमने कहा था 72,000 रुपया पर व्यक्ति के खाते में डालेंगे, गरीब आदमी के खाते में डालेंगे। एक बेसिक कंसेप्ट इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना और देश में भाईचारा बने, इसके लिए वो हमेशा लड़ते रहते हैं, आज भी लड़ते हैं। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी से डर लगता है, उनकी सरकार को डर लगता है, उनकी सरकार किसी को नोटिस करती है। जब राहुल गांधी एक बार टीवी पे बोलते हैं तो पूरी पार्टी 10-10 मंत्री लाइन में आके टीवी पे बयान देते हैं। मैं मानता हूं देश देख रहा है, यही गांधी परिवार देश के लिए समर्पित हुआ, समर्पण किया, बलिदान दिए, और उसी का आने वाली नस्ल देश के लिए लड़ रही है, देश के सम्मान के लिए लड़ रही है, नरेंद्र मोदी जी के कुशासन के खिलाफ लड़ रही है। समय आएगा जब जनता फिर उत्तर देगी इन बातों। चलिए, उत्तर तो जनता देगी, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है? आखिर क्यों जीतू पटवारी इस नाम को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने से रोका जा रहा है? कब तक कमलनाथ, कब तक दिग्विजय सिंह जैसे जो अनुभवी राजनेता हैं वो ही कमान संभालते रहेंगे, या आप जैसे कोई युवा की भी कभी कोई लॉटरी निकलने वाली है सियासत की दुनिया में? राजनीति में जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मुझे जितना मिला, शायद किसी राजनीतिक दल में किसी राजनीतिक व्यक्ति को सामान्य परिवार से नहीं मिला। मैं जितने पदों पर अच्छी संभावनाओं के साथ मैंने काम किया और आज भी कर रहा हूँ, मेरी पार्टी और मेरे काम से मैं संतुष्ट हूँ। रही बात कमलनाथ जी की, कमलनाथ जी के व्यक्तित्व को आप किस तरीके से आंकते हैं? ये सौभाग्य हम लोगों का, ये सौभाग्य मध्य प्रदेश का कि कमलनाथ जैसा नेतृत्व करता इस प्रदेश के, मध्य प्रदेश की कमान को संभालता है, समृद्धि को संभालता है। विश्वव्यापी उनका जो अनुभव है, विश्वव्यापी उनके संबंध है, इस प्रदेश देश भर में किया हुआ उनके कामों का एक संग्रह है, वो सब मध्य प्रदेश के काम आना। दुर्भाग्य हमारे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में नहीं है। 2023 में फिर आएगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और जो सपने हमने मध्य प्रदेश के लिए देखे हैं वो पूर्ण करेंगे। जहाँ तक प्रश्न है नेतृत्व का, पूरी कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक नेता को, एक एक विधायक को संपूर्णता से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में भरोसा है और हम 23 में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़के जीतेंगे। तो आने वाली कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा? नकुलनाथ करेंगे, जयवर्धन सिंह करेंगे? ये बड़ी जनता कंफ्यूज रहती है। कमलनाथ करेंगे। तो नकुलनाथ जी भी तो युवाओं का आइकॉन बनकर उभर रहे हैं। बिल्कुल, नकुलनाथ जी, ये मुझे बताओ, जब ऐसी आंधी आई नरेंद्र मोदी जी की, तब उस आंधी में एक मात्र सांसद चुन के आए, क्या उनकी योग्यता को आप किसी भी रूप में प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं? प्रश्न चिन्ह मतलब युवाओं का आइकॉन। जहाँ तक जयवर्धन का बात है, जयवर्धन हमारे परिवार के साथी हैं, 2-2 बार विधायक बने, रोज काम करते हैं, नए परिवार के बीच में रहते हैं। अगर वो भी नेतृत्व करते तो कोई गुनाह करते हैं? मैं मानता हूँ सब परिवार के लोग हैं, हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को संयुक्त नेतृत्व के साथ, कमलनाथ जी का भी नेतृत्व, समय बदलेगा, जयवर्धन का आएगा, नकुलनाथ का आएगा, स्वीकार होकर हम सब काम करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों है? बेरुखी क्यों देखने में आती है? कमलनाथ जी के इंदौर आने की जब बात निकली तो पहले जो सभा स्थल था वो दशहरा मैदान तय होता है, और अचानक से रातों रात जो है वो सभा स्थल दशहरा मैदान से देपालपुर चला जाता है। तो क्या अब भी कांग्रेस में गुटबाजी है? आपको लगता है कुछ ऐसे नेता हैं जो धीरे से पर्दे के पीछे सियासी गुटबाजी का भी खेल खेल लेते हैं? क्या लगता है? जहाँ तक कमलनाथ जी की सभा का है, मैंने निर्णय लिया कि ये गाँव में होनी चाहिए। ये महू करें या देपालपुर करें या सांवेर करें, तो फिर हमने निर्णय लिया कि ये देपालपुर करें। इसका प्रस्ताव मैंने ही रखा था। इंदौर की कांग्रेस एकजुट है। महेश जोशी जी, आदरणीय रामेश्वर पटेल साहब, आदरणीय कृपाशंकर शुक्ला और उस पीढ़ी के सभी तमाम नेताओं के बाद आज सज्जन वर्मा सबसे सीनियर नेता है। जब सज्जन वर्मा सबसे सीनियर नेता है तो हम उनके नेतृत्व में इंदौर जिले की कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि इसमें किसी को भी दो राय नहीं होनी चाहिए। सज्जन वर्मा जी का एक अपना अनुभव है, एक उनकी काम करने की अपनी शैली है। हमारा अनुभव, हमारी उम्र उनसे छोटी है, हम उनके नेतृत्व में सब मिलके काम कर रहे हैं, सारे विधायक कर रहे हैं और आने वाले समय में और सुदृढ़ता से करेंगे। अच्छा, ये बताइए, राऊ को कितना फायदा, कितना नुकसान हुआ? आप मंत्री बने तो पूरे राऊ में एक लहर चली कि अब तो मंत्री उनके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले, लेकिन दुर्भाग्य से आपकी सरकार चली गई। अब राऊ कहीं कोई यहाँ पर नुकसान में तो नहीं आएगा? राऊ को कोई घाटा तो नहीं? जहाँ तक राऊ विधानसभा का सवाल है, मैंने कहा वो हमारा एक परिवार है। जीतू पटवारी की आंखों से, उसके नज़रिए से अगर राऊ को देखा जाए
तो वो कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है, मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है। उसमें जो मेरे सामने चुनाव लड़ते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, वो मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनके पैर छू के काम करता हूँ। कोई अहंकार, कोई घृणा, कोई नफरत इस बात की मेरे मन में नहीं है। मैं मानता हूँ कि जब मैं मंत्री था तो मैंने करीब 1300 करोड़ रुपए के कामों को पाइपलाइन में डालकर एक मैपअप बना दिया था। लगभग 1000 करोड़ रुपए के काम अलग अलग दिशा में काम कर रहे हैं, चालू हो गए हैं। कई जगह पानी की टंकियाँ हर गांव में बन रही है, कहीं भूमि पूजन होते हैं, कहीं कुछ होता है। एक काम सिर्फ खंडवा रोड का, जिसका 4 लेन बनवाना, उस पर एक किसी न किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति आई है उस कामों के मेरे मंत्री बन हटने के बाद। मैं मानता हूँ वो भी थोड़े दिन में बादल छट जाएंगे। विकास की जब पवित्रता हो तो कोई सरकार रहे, अपनी सरकार रहे, विपक्ष की सरकार रहे, मैं मानता हूँ कि आप में प्रयास करने की क्षमता होनी चाहिए, हो जाएगी। राव का विकास रुकेगा नहीं, विकास नहीं रुकने दो। तो बार बार ऐसा क्यों आता है कि विधानसभा 5 में भी आपकी नज़र है, काला पीपल में भी आप बहुत देखे जाते हैं, ऐसे अखबारों की सुर्खियाँ बनती हैं, क्या कारण है आगे? मैं जहाँ तक राव का प्रश्न है, ये अखबारों की खबर है, ये मीडिया का परसेप्शन अपने आप में सवाल खड़े करता है, खुद के लिए खबरें इकट्ठी करता है। मैं मानता हूँ कि राव के वो लोग जिन्होंने मोदी की लहर 2 बार चली और कहा जीतू पटवारी हमारा बेटा है, तो एक बेटा अपने परिवार को कैसे छोड़ सकता है? मैं राव में ही हूँ और राव में ही रहूँगा, यहीं सेवा करूँगा हर परिस्थिति में। जिंदगी में कोई परिदृश्य बने, मैं राव का हूँ। चलिए ये बताइए कि आने वाले दिनों में नगर निगम चुनाव हैं, तो जीतू पटवारी के नाम का जो पॉलिटिकल ग्लैमर है उसका कितना फायदा आपकी पार्टी यानी कांग्रेस को मिलने वाला है? और जैसा कि आप तो ऐलान ही कर चुके हैं कि संजय शुक्ला ही होंगे आपके महापौर पद के चेहरे, तो कितना दम है इस चेहरे में और क्या रणनीति है आपकी? ऐसा है कि हमारे देश में आरक्षण प्रोसेस है और आरक्षण प्रोसेस में अलग अलग समय पर अलग अलग वर्ग के व्यक्ति को अवसर मिलता है। जब सामान्य अनारक्षित सीट हो तो सामान्यतः ये विचार एक नैतिक दायित्व की ओर या परंपरागत व्यवस्था का ये बात आती है सामने कि हम उसमें कोशिश करें कि सामान्य वर्ग के व्यक्ति को ही और अनारक्षित वर्ग के व्यक्ति को स्थान मिले। हमारी पार्टी की एक नीतिगत ये फलसफा बना और संजय शुक्ला लगभग हमारी सर्वसम्मति बनी। मैं मानता हूँ एक अच्छा चेहरा है, अच्छे चुनाव लड़ा, एक साफ सुथरा, विनम्र और आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति है जो शहर के भला करने में कांग्रेस पार्टी के विज़न को आगे बढ़ाएगा। मैं मानता हूँ 25 साल से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ इंदौर के नगर निगम पे एक तरह से अवसर प्रदेश इंदौर की जनता ने दिया है। इस बार बदलाव करेगी और हमें अवसर देगी। एक बार हमें अवसर दे, हम इंदौर का नक्शा बदलने के लिए तैयार हैं। नया इंदौर, 25 साल बाद का इंदौर कांग्रेस पार्टी बनाना चाहती है। मैं आपके माध्यम से इंदौर की जनता से अनुरोध करता हूँ, एक अवसर कांग्रेस पार्टी को दे। चलिए आखिर में जाते जाते शिवराज जी की सरकार कैसा काम कर रही है? वो संबल योजना जो कि आपकी सरकार ने बंद कर दी थी वो फिर शुरू हो गई है, लाडली लक्ष्मियों की योजना को फिर आगे गति दी जा रही है, बहुत सारे नए काम किए जा रहे हैं। जहाँ तक बात है शिवराज सिंह जी का, मैं मानता हूँ कि जो जीता वो सिकंदर, वो हमारे मुख्यमंत्री फिर से बने, चाहे किसी रास्ते से बने। अब उनका दायित्व है कि समृद्ध मध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़े, जो बोला वो करें। हमारा काम है उनको याद दिलाएं कि आप ये गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो। मेरा सवाल है मुख्यमंत्री जी से कि आप बताओ कि आपने कहा था बिजली के बिल हम समाप्त करेंगे, फिर आने क्यों लगे? आपने कहा था इस प्रदेश को कि मैं आर्थिक संबलता और आत्मनिर्भर बनाऊंगा। 2000 करोड़ रुपए का कर्जा नए मुख्यमंत्री बने तब तक ले लिया, 2,05,000 रुपए के कर्जे में मध्य प्रदेश को आपने ला दिया। इसका क्या मास्टर प्लान है उनके पास? क्या आगे का रोड मैप है? ये प्रदेश की जनता को बताएं। रोज किसी न किसी रूप में हेडलाइन बनाते हैं, बच्चियों के बलात्कार की बात हो, नफरत और घृणा से कार्रवाई की बात हो, माफिया का नाम और राजनीतिक द्वेष, इस तरह का स्वभाव की बात हो। मैं मानता हूं कि ये सब काम एक मुख्यमंत्री के नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री का दायित्व है गलत काम को रोके, सही काम को प्रवाह करें। 15 साल में माफिया पनपा क्यों, इसके लिए दोषी सरकार कितनी है, ये सवाल इंदौर और देश की प्रदेश की जनता के बाद अच्छी बात है, अच्छी बात है। हम इसका स्वागत करते हैं। कम से कम कमलनाथ जी से कुछ तो सीखा उन्होंने, धन्यवाद उनको, अच्छी बात करी उन्होंने। माफियाओं के खिलाफ युद्ध चलना चाहिए, ड्रग्स के खिलाफ, जो नशे के खिलाफ अभियान चलना चाहिए। एक एक परिवार का साथी उसमें संलग्न हो, हम भी अपना योगदान दें, प्रशासन का सहयोग करें। जो मिलावट राशन की बात हो उसके खिलाफ भी बात हो, पर राशन माफियाओं की कार्रवाई हुई, सबने स्वागत किया, मैं भी स्वागत करता हूँ, पर 2 आंखों से चल रही है कार्रवाई। एक दुर्भावना से, एक संभावना से एक वर्ग को छोड़ा जा रहा है, एक को पकड़ा जा रहा है। जब
एक जैसी आंख प्रशासन की क्यों नहीं है? ये दायित्व सरकार का है। गलत कामों को समाप्त करो, चाहे कोई हो। मैं मानता हूँ इस तरह का व्यवहार हमारा होना चाहिए। चलिए, राजनीति है, जाहिर सी बात है, यहाँ पर आरोप भी होंगे, प्रत्यारोप भी होंगे। बहरहाल देखना होगा कि जनता जनार्दन क्योंकि जज की भूमिका में रहती है, वो कैसे और कौन सी पार्टी को जज कर रही है, सरकार को कितने नंबर दे रही है, विपक्ष की सक्रियता को कितने नंबर दे रही है। यहाँ पर हमने कोशिश की राऊ के विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जी के दिल की बात जानने समझने की, और एक किसान नेता हैं। जाहिर सी बात है, जब देश की राजधानी दिल्ली में किसानों का इतना बड़ा हल्ला बोल चल रहा हो तो एक किसान नेता की बात को तो दिल से सुना ही जा सकता है। देखना बहुत लाजमी होगा कि आने वाले दिनों में क्या वाकई में वो कांग्रेस पार्टी जो कि सत्ता को खो चुकी है, वो युवाओं का सम्मान कर पाती है, कैसे युवाओं का दिल जीत पाती है, और भारत के दिल में क्या मिशन 2023 को एक बार फिर कमलनाथ जी के नेतृत्व में फतेह कर पाती है। एमपी न्यूज के इस स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ, जो अब देश के सबसे बड़े जियो टीवी नेटवर्क पर भी अवेलेबल है। नमस्कार।